सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक है सार्थक अंक। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है जो आपको फर्स्ट दूसरे चैप्टर में मिलता है। इसमें छूटा हुआ था, इससे पहले मैं प्रतिशत त्रुटि तक और बीमा पढ़ाया था। सार्थक अंक वाला टॉपिक छूटा था जिसको मैं आज कवर करा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों, सार्थक अंक के बारे में समझते हैं। सार्थक अंक को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी अगर इसकी परिभाषा लिखे तो किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को क्या कहते हैं दोस्तों? सार्थक अंक कहते हैं। विश्वसनीय अंक का मतलब होता है जो फिक्स अंक हो, फिक्स डिजिट हो, और अंतिम संदिग्ध अंक का मतलब, संदिग्ध अंक का मतलब कि जो जिसकी मान जो है फिक्स ना हो, जिसे हटाया भी सकता है या छोड़ा भी जा सकता है, यानी उसे ही हटाया या छोड़ा जा सकता है। किसी भी माप का जो अंतिम डिजिट होता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? संदिग्ध अंक कहते हैं। तो चलिए, सार्थक कहते हैं किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंकों को ही क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। और सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ रूल होते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, पहला नियम होता है कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं दोस्तों? सार्थक अंक होते हैं। तो अब बात आती है कि अशून्य अंक क्या कहलाते हैं। तो अशून्य अंक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें क्या हो, वह संख्या जो नॉन जीरो हो। जैसे अंक, जैसे 1 क्या जीरो के बराबर है? नहीं है। क्या 2 जीरो हो सकता है? नहीं है। 3 जीरो हो सकता है? 4 जीरो हो सकता है? 5 बिल्कुल नहीं हो सकता है। नॉन जीरो, अशून्य अंक का मतलब जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितने? 1 2 3 4 5, कितने अंक है? 5। इसलिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5। इसमें 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। यह भी अशून्य अंक है, 5 6, ये भी सारे के सारे अशून्य अंक है। तो 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो पहला रूल कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब सेकंड रूल कहता है कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। यानी कहने का कॉन्सेप्ट यह है कि जब दो अशून्य अंक हो, यानी दो अशून्य अंक के बीच में जितने भी जीरो आते हैं उसको क्या कहते हैं? वो सभी के सभी जीरो क्या आते हैं? सार्थक अंक में होते हैं। जैसे अगर आप कल्पना करें 1 0 0 0 5, ये बताइए 1 और 5 के बीच में कितने जीरो है दोस्तों? 3 जीरो है। इस तरीके से दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होंगे? सार्थक अंक होते हैं। यानी 1 और 5 के बीच में 3 जीरो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे भी सार्थक अंक में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। अब 2 और 5 के बीच में 2 जीरो है, तो दशमलव से आप घबराएं नहीं, 2 जीरो है तो दो अशून्य अंकों के बीच के जीरो क्या होते हैं? सार्थक। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो गए सार्थक अंक। अब दो अशून्य अंकों के बीच में दो शून्य है, तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंक कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 हो गई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा रूल, देखते हैं। थर्ड रूल कहता है आपका कि यदि संख्या का मान 1 से कम है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी संख्या का मान अगर 1 से कम है, तो 1 से कम का मतलब 0 दशमलव कुछ, अगर 1 से कम है तो ध्यान रखिएगा, कोई वैल्यू अगर 1 से कम है तो दशमलव के तुरंत बाद आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते। ये बताइए, ये संख्या 1 से कम है क्योंकि इसके पहले एक तो है नहीं। 1 से कम है तो दशमलव के तुरंत बाद कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो आए हैं, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। सिर्फ सार्थक अंक किसे गिनेंगे? 5 को गिनेंगे, जो कि एक नंबर में है, एक संख्या में है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यह भी संख्या 1 से क्या है? छोटा है, इसलिए दशमलव के तुरंत बाद आने वाले चारों जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। 1 6 और 9 मिलकर कितने बनाएंगे? 2 सार्थक। 3 रूल हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक। यानी कह रहा है कि दशमलव के पहले अशून्य अंक, अशून्य अंक का मतलब दशमलव के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई डिजिट हो। तो 1 दशमलव है तो 1 से बड़ा है, यानी दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है, तो जाहिर सी बात है कि दो ट्रैप जीरो, यानी दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। पहले ही रूल पढ़ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 7।
इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो 2 4 6 सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 6 हो गई। अब देखेंगे 2.5960। अभी हमने कहा कि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव के बाद के आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो 6 के बाद भी आ रहे हैं कितने जीरो? 1 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये भी सार्थक अंक होंगे। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये सार्थक अंक टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, पांचवा रूल, दशमलव रहित पूर्ण संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब कि दशमलव, किसी भी संख्या में दशमलव न हो तो उसके लास्ट में जितने भी जीरो आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी 5 4 डबल जीरो, तो ये डबल जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। 1 2 कितने सार्थक अंक हो गए दोस्तों? 2। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1। और इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? 1। क्योंकि दशमलव संख्या तो है नहीं, इसलिए लास्ट में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, इसलिए 1 होगा। अब छठवां रूल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चलिए छठवें रूल की तरफ चलते हैं। छठवां रूल क्या बोल रहा है आपको? कह रहा है कि किसी संख्या को 10 की घातों के रूप, घातों की गुणा करने में लिखे होने पर उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। यानी 10 का पावर जहाँ भी होगा उसको सार्थक अंक में कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ ये जो आगे संख्या दी होती है उसमें सार्थक अंक को गिनते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 2। इसमें 10 के पावर को इग्नोर करेंगे तो 1 2 3 4 5। अभी रूल आपने पढ़ा ऊपर, पांचवा रूल, कि दशमलव के बाद जितने भी आने वाले शून्य होते हैं सभी सार्थक अंक होते हैं। कब? जब उससे दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है। तो दशमलव के पहले अशून्य अंक 5, इसलिए दशमलव के बाद के जितने भी जीरो है सभी सार्थक अंक होंगे। 1 2 3 4 5। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो अब हम लोग देखेंगे सातवां क्वेश्चन जो है, कर किसी भौतिक राशि की माप में दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। किसी भौतिक राशि की माप में दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। यानी कहने का मतलब है कि 63.63446.8 है, या 63.468, यानी दशमलव को इधर लाएंगे 3 पावर बढ़ गया। यहाँ से दोस्तों ये 1 2, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से 1 2 अंक बढ़ा है ना, तो यहाँ पर दशमलव आप लगाए। ठीक है, थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ है, आप इतना समझ सकते हैं। ये दशमलव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 6.346 8 गुणे 10 के ऊपर 3, या इतना लिख के 10 के ऊपर 3 लिख दे, या ये लिख दे। तो ये बताइए, इसमें चाहे आप संख्या तो वही है, दशमलव की स्थिति चाहे आप कहीं भी बदल दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और एक रूल और भी जानते हैं कि पावर को हम कैलकुलेट करते ही नहीं है सार्थक अंक। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5। टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। अगर इसमें भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। अगर इसमें भी गिनेंगे तो दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है नहीं, इसलिए दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब ये है कि दशमलव की स्थिति बदलने पर अंकों में किसी भी माप में सार्थक अंकों का संख्या नहीं बदलती है। अब चलिए, ये तो रूल हो गए। अब हम इस रूल का यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कुछ सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। कुछ रूल भी देख लेते हैं क्या होंगे रूल। तो अगर हम लोग देखेंगे, पहला होता है जोड़ तथा घटाने का संक्रिया। तो जोड़ तथा घटाने की संक्रिया कहता है कि संक्रियाओं के जोड़ने अथवा घटाने की संक्रियाओं में प्राप्त अंतिम परिमाण में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की जोड़े जाने वाली या घटाई जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। तो कहने का मतलब किसी भी राशि को आप को जोड़ते हैं तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या निकालिए, और ये देखिए कि दशमलव के बाद कम से कम कितनी सार्थक अंक है, उतना ही जो अंतिम परिमाण होता है दशमलव के बाद उतना ही क्या रखेंगे, उतना ही किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो, मतलब दशमलव के बाद उतना ही राशि को क्या करेंगे हम लोग रखेंगे। ये बताइए
कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5, उससे कोई मतलब नहीं। लास्ट में कितने, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं 4, तो इसका मतलब लास्ट में हम कितना रखेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 रखेंगे। तो चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ आपको जोड़ के। तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका 7 3 10 के 0 हासिल 1 होगा, 9 4 13, 1 14, 6 20 के 0 हासिल 2 हो गया, और 2 तो हो ही गया, और 5 2 5 5 10 2 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है, 3 2 5 2 7 1 8। इस तरीके से 8.400 हो गया। चूंकि दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक है, इसलिए 1 और 2। तो अगर हम लोग ओरिजिनली अगर इस वैल्यू को लिखना चाहें, चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको ओरिजिनली लिखना चाहें, थोड़ी स्पेस कम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ओरिजिनली जो होगा 8.40, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 सार्थक अंक है, ठीक है। चलिए थोड़ा 1 मिनट आप ध्यान दें, इन चीज़ों को तब तक उतारे, मैं देख रहा हूँ, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक, दशमलव वाला ही कैसे। तो चलिए अब देखते हैं इसको जोड़ के। ये बताइए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 8 है, ये क्या है 2, ये क्या होगा 6, ये होगा 8, और 9 1 10, 9 9 18, 19 20 24 के 4 हासिल क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, तो ये 10 हो गया। चलिए तो ये आपका हो गया 10। तो कितने दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों, 1 अंक है। तो दशमलव के बाद हमें 1 अंक ही रखना पड़ेगा, और इन सबको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हटाया गया अंक क्या है, 8 से 8 है, और इससे राउंडिंग ऑफ द डिजिट भी बोलते हैं। इसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ, ये 8 क्या है, 5 से अधिक है, इसलिए इससे पहले वाले में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, इसलिए 10 दशमलव क्या हो गया 5, तो आंसर क्या आएगा 10.5। घटाना वाला देख लेते हैं, थोड़ा 6 हो गया, 5 हो गया, 12 में से 3 जाएगा 9 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 6 में से 4 गया 2 होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए छोड़ी जाने वाली अंक क्या है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों, 1 अंक है, तो इसलिए हम लोग दशमलव के बाद कम से कम कितना अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे। तो अगर 1 लेंगे तो छोड़े जाने वाला अंक क्या है दोस्तों, 5 है, और 5 से पहले क्या है, एक विषम संख्या है, और जब विषम संख्या होती है तो उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 9 में 1 जोड़ो जो 10 होगा, तो 10 का 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, हासिल 1, यानी कह सकते हो आप 3.0, दशमलव के बाद 1 अंक रखना है। चलिए अब कह रहा है कि गुणा तथा भाग की संक्रियाएं। तो संक्रियाओं की गुणा अथवा भाग की संक्रियाओं में प्राप्त परिमाण में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि मूल संख्याओं में से किसी में सबसे कम सार्थक अंक है। जैसे सारे आप जितने भी गुणा भाग करना चाहते हैं आप निकालें, और सार्थक अंकों की संख्या निकालें, और जो कम से कम सार्थक अंक होगा वही होगा। इसमें दशमलव वगैरह नहीं देखा जाता, टोटल देखा जाता है कि कम से कम सार्थक अंक किसमें कम है वही लिया जाता है। तो चलिए, धातु की एक आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई मोटाई दिया हुआ है, एल दिया है, बी दिया है, और टी दिया है। कह रहा है कि शीट का क्षेत्रफल निकालिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आयताकार शीट का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालने चले तो क्या होगा, शीट का क्षेत्रफल 2LB BT और TL, कहीं कहीं H भी होता है, हाइट दिया होता है तो H, और मोटाई होता है तो T। और इसको सारी वैल्यू रख के हम लोग जब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद इतनी बड़ी सी वैल्यू आती है, लेकिन हमको इतना बड़ा वैल्यू चाहिए नहीं। अब देखते हैं टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। ये बताइए, इस वाले में 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक है, 4। इसमें कितने सार्थक अंक है, 4। और इसमें कितने सार्थक अंक है दोस्तों, 1 2 3। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है,
इसमें आपके सार्थक अंकों की संख्या टोटल 3 है। तो टोटल सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, कम से कम सार्थक अंक होने चाहिए। तो ये बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए दोस्तों? इस वाले में 3 सार्थक अंक होने चाहिए, जो कि दिखाया गया 8.720। तो 1 2 3, तो कितने सार्थक अंक है? मोटाई में न्यूनतम 3 सार्थक अंक है, तो क्षेत्रफल में 3 सार्थक अंक होने चाहिए, इसलिए 8.72 मीटर स्क्वायर। वैसे ही सीट का आयतन निकाला गया है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में मल्टीप्लाई करके, और इसमें भी 3 अंक चाहिए, तो 1 2 3, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हटा दिया गया है ये 10 के ऊपर माइनस। इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें कवर की गई है। पर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।